सुप्रभात बच्चों। कल मैंने आपको ओजोन विघटन का संकट इस पाठ का कुछ भाग पढ़ाया था। आज जो भाग रह गया है वो आज लेते हैं। ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। यह गैस नीले रंग की होती है और प्रकृति में तीक्ष्ण और विषैली होती है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और श्वसन नलिका में जाने पर जलन पैदा करती है। लेकिन वायुमंडल में मौजूद यही गैस हमारी रक्षा भी करती है। यह वह ओजोन गैस है जिसकी वजह से धरती पर जीवन फल फूल सका है। धरती पर जीवन के अस्तित्व का श्रेय एक तरह से ओजोन को ही जाता है। ओजोन गैस धरती के वायुमंडल में 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। वायुमंडल का यह क्षेत्र स्ट्रेटोस्फियर कहता है। ओजोन की सबसे ज़्यादा सांद्रता धरती से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। गैस की यह हम जानते हैं कि सौर विकिरण में तमाम तरह की किरणें होती है। इनमें दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें और पराबैंगनी किरणें होती है। पराबैंगनी किरणें अल्प तरंगदैर्घ्य की किरणें होती है। ये किरणें काफ़ी घातक होती है क्योंकि इनमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। देखो, वायुमंडल में ये फैली हुई हमारे लिए किस प्रकार उपयुक्त है, ओजोन गैस किस प्रकार बनता है, किस प्रकार घातक भी है शरीर में जाने के बाद, और इतनी ऊंचाई पर रहकर किस प्रकार हमारे लिए उपयुक्त है, ये देखो। अब ओजोन गैस धरती के वायुमंडल से 25 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। वायुमंडल का यह क्षेत्र स्ट्रेटोस्फियर कहता है। ओजोन की सबसे ज़्यादा सांद्रता धरती से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है और इस ऊंचाई पर रहते हुए ये सूर्य की अतिनील किरणें जो होती है उसको रोक लगाती है। इसके कारण कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होती है और ये सूर्य की किरणें हमारे लिए उपयुक्त ठहर सकती है कि इसके कारण ओजोन के कारण। अब हमारे वायुमंडल में मौजूद ओजोन बाह्य अंतरिक्ष से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और उन्हें धरती तक नहीं आने देती। यदि ये किरणें बेरोक टोक धरती की सतह तक चली आए तो इंसान के साथ ही जीवमंडल के तमाम दूसरे जीव जंतुओं को भारी नुकसान हो सकता है। इन पराबैंगनी किरणों से मनुष्यों में त्वचा के कैंसर से लेकर दूसरे अनेक तरह के रोग हो सकते हैं। जिस तरह रोज़मर्रा के जीवन में सामान्य छतरी, धूप और बरसात से हमारा बचाव करती है, उसी तरह वायुमंडल में स्थित ओजोन की परत हमें घातक किरणों से बचाती है। इसलिए प्राय इसे ओजोन छतरी के नाम से भी पुकारते हैं। सभ्यता के आदिम काल से यह छतरी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की रक्षा करती रही है और उसके तले सभ्यता फलती फूलती रही है। विकास की अंधी दौड़ में हमने संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया है। इस दौरान हमें इस बात का ध्यान प्राय कम ही रहा है कि इसका दुष्प्रभाव क्या हो सकता है। आज
परिणाम हम सबके सामने है। हमारे कारनामों से प्राकृतिक संतुलन चरमरा गया है। भूमंडल पर शायद ही ऐसी कोई चीज़ शेष हो जो हमारे क्रियाकलापों से प्रभावित न हुई हो। स्पष्ट है ओजोन भी इसका अपवाद नहीं है। देखो, हमारे वायुमंडल में मौजूद ओजोन बाह्य अंतरिक्ष से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जो कि मानव और अन्य जीव जंतुओं के लिए आवश्यक नहीं है। वो अतिनील किरणें क्या है, वहां पर ही रुक जाती है। इसके कारण हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। उन्हें धरती तक नहीं आने देती। यदि ये किरणें बेरोक टोक धरती की सतह तक चली आए तो क्या हो सकता है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और ये सृष्टि जो है जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगी। इन पराबैंगनी किरणों से मनुष्यों में त्वचा के कैंसर से लेकर दूसरे अनेक तरह के रोग हो सकते हैं। देखो, ये जो अति नील किरणें कहते हैं, पराबैंगनी किरणें कहते हैं, इसके कारण क्या हो सकता है, कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है। अब जिस तरह रोजमर्रा के जीवन में सामान्य छतरी धूप और बरसात से हमारा बचाव करती है, उसी प्रकार ये ओजोन स्तर जो है वो भी हमारा उसी प्रकार छतरी के समान हमारी रक्षा करता है, और वो भी बिना टोक झाँक के। देखो, छतरी किस प्रकार कार्य करती है। जब बारिश हो तब क्या है, बारिश से बचाव के लिए भी एक ही छतरी कार्य करती है, और धूप से बचने के लिए भी वो ही कार्य करती है। उसी प्रकार ओजोन का भी क्या है, महत्व है। इसे तो कई गुना ज्यादा महत्व है ना। अब उदाहरण के तौर पर हमने देखा, सभ्यता के आदिम काल से यह छतरी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की रक्षा करती रही है, और उसके तले सभ्यता फलती फूलती रही है ना। विकास की आंधी दौड़ में हमने संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया है, वस्तुओं का हमारे स्वार्थ के लिए उपयोग किया है, जिसके कारण बहुत सारा प्रदूषण फैल रहा है, और हमारे लिए क्या है, ये प्रदूषण घातक बनता जा रहा है। और ये किसका परिणाम है, सिर्फ और सिर्फ मानव के तेज गति से विकास का। विकास क्यों न हो, लेकिन क्या है, प्रदूषण न फैले, ये भी हम क्या है, खबरदारी रखनी चाहिए। अब प्राय कम ही रहा है कि इसका दुष्प्रभाव क्या हो सकता है। आज परिणाम हम सबके सामने है। हमारे कारनामों से प्राकृतिक संतुलन चरमरा गया है। भूमंडल पर शायद ही ऐसी कोई चीज शेष हो जो हमारे क्रियाकलापों से प्रभावित न हुई हो। स्पष्ट है ओजोन भी इसका अपवाद नहीं है ना। अब ये हुआ किसके बारे में, ओजोन के बारे में। ओजोन किस प्रकार स्थित है, ओजोन का कार्य क्या है, ये सब कुछ हमने देखा है। अब हम आगे बढ़कर देखने वाले कि ओजोन किस प्रकार समाप्त हो रहा है, और पृथ्वी को बचाने के लिए, इस सृष्टि को बचाने के लिए हमें किस प्रकार कार्यशील रहना है, अब हम आगे देखने वाले हैं। देखो, IEA अब देखिए कि ओजोन का विघटन क्यों और कैसे हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि दैनंदिन जीवन में कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाएं, रंग रोगन से लेकर
प्रशीतक यानी फ्रीज और एयर कंडीशनिंग वगैरह में प्रशीतन का अहम स्थान है। सन 1930 से पहले प्रशीतन के लिए अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का इस्तेमाल होता था, लेकिन उनके इस्तेमाल में अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ थी। उदाहरणार्थ ये गैसें तीक्ष्ण थी और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी, अतः वैज्ञानिकों को एक अरसे से इनके उचित विकल्प की तलाश थी जो इन कमियों से मुक्त हो। इस क्रम में 30 के दशक में थॉमस मिडले द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC नामक यौगिक की खोज प्रशीतन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी उपलब्धि रही। अध्ययन से पाया गया कि ये रसायन सर्वोत्तम प्रशीतक हो सकते हैं क्योंकि ये रंगहीन, गंधहीन, अक्रियाशील होने के साथ साथ अज्वलनशील भी थे। इस तरह से आदर्श प्रशीतक सिद्ध हुए। इसके बाद जो प्रशीतक में CFC का इस्तेमाल चल निकला, प्रशीतन उद्योग में अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड की जगह CFC ने ले ली। इससे प्रशीतन प्रौद्योगिकी में एक क्रांति सी आ गई। तदनंतर बड़े पैमाने पर CFC यौगिकों का उत्पादन होने लगा और घरेलू कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाइयाँ, रंग रोगन से लेकर फ्रीज और एयर कंडीशन में इनका खूब इस्तेमाल होने लगा। देखो CFC ये क्या है और CFC किस प्रकार घातक साबित भी हो सकता है, ये भी हम देखने वाले हैं। प्रथम लेते हैं IEA। अब देखिए कि ओजोन का विघटन क्यों और कैसे हो रहा है, ये पहले देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि CFC किस प्रकार घातक है। जैसा कि हम जानते हैं कि दैनंदिन जीवन में कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाइयाँ, रंग रोगन से लेकर प्रशीतक, फ्रीज और एयर कंडीशन वगैरह में प्रशीतन का अहम स्थान है। सन 1930 से पहले प्रशीतन के लिए अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का इस्तेमाल होता था, लेकिन उनके इस्तेमाल के में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयाँ थी। उदाहरणार्थ ये गैसें तीक्ष्ण थी और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी। अब जब तक एक गैस हो, केमिकल हो, हमें उसके गुण पूर्ण तरीके से मालूम नहीं होते हैं, तब तक हमारे लिए वो साधारण है। लेकिन जब उसके अवगुण हमें मालूम होते हैं तो क्या होता है, बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है, क्योंकि हमने उसका उपयोग किया होता है और इसके परिणाम क्या है आगे चलकर देखने को मिलने वाले हैं या हमने देखे भी होते हैं। लेकिन आज ऐसी ही अवस्था CFC के बारे में देखी जा सकती है। अब अमोनिया जैसे गैसों को हमने उपयोग करना बंद कर दिया था। अब हम उपयोग कर रहे थे किसका, CFC का। अतः वैज्ञानिकों को एक अरसे से इनके उचित विकल्प की तलाश थी जो इन कमियों से मुक्त हो। इस क्रम में 30 के दशक में थॉमस मिडले द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC नामक यौगिक की खोज प्रशीतन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी उपलब्धि रही। देखो अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है और इसका उपयोग किस प्रकार हम कर रहे थे, अंधाधुंध कर रहे थे, क्योंकि क्या है, एक तो फटता भी नहीं है,
उसके दुष्परिणाम मालूम नहीं थे और ऐसा लगता था कि ये गैस क्या है, बहुत ही अच्छा है। अब CFC नामक यौगिक की खोज प्रशीतन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी उपलब्धि रही। लोग इसका उपयोग ज़्यादा करने लगे। अध्ययन से पाया गया कि ये रसायन सर्वोत्तम प्रशीतक हो सकते हैं क्योंकि ये रंगहीन, गंधहीन, अक्रियाशील होने के साथ साथ अज्वलनशील भी थे। देखो, ये ऐसा होने के कारण क्या हुआ, ना इसका रंग है, ना इसका गंध है, ना उसकी कौन सी क्रियाशीलता है, लेकिन आगे चलकर कुछ भी हो सकता है। अब ऐसा गैस जो है हमारे लिए उपयुक्त तो होगा या हमारे लिए घातक नहीं होगा, इसी कारण क्या है, विकसित देश इसका बहुत सारा उपयोग करने लगे। इसके बाद तो प्रशीतन में CFC का इस्तेमाल चल निकला। प्रशीतन उद्योग में अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड की जगह CFC ने ले ली। इससे प्रशीतन प्रौद्योगिकी में एक क्रांति सी आ गई। तदनंतर बड़े पैमाने पर CFC यौगिकों का उत्पादन होने लगा और घरेलू कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाइयाँ, रंग रोगन से लेकर फ्रिज और एयर कंडीशन में इनका खूब इस्तेमाल होने लगा। अब CFC यानी क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, हमारी भाषा में देखा है। ये क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणुओं से बनता है। किसे, केवल कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणुओं से बनता है। ओजोन जो है निषेचन में इसका योगदान देखते हुए CFC जैसे यौगिकों का निर्माण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया गया है। CFC को प्रीऑन गैस भी कहते हैं। ठीक है, ये हुआ CFC के बारे में जानकारी। शॉर्ट में देखी जाए या विस्तृत देखी जाए, दोनों भी तरीके से मैंने बताई है। अब CFC यौगिकों का एक खास गुण है कि ये नष्ट नहीं होते। देखो, नष्ट नहीं होते तो घातक भी हो सकते हैं और इस प्रकार इनका न तो ऑक्सीकरण होता है और न ही अपघटन। ये पानी भी नहीं घुलते। यहाँ स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि इस्तेमाल में आने वाले इन यौगिकों का आखिर होता क्या है। सबसे पहले एक अमेरिकी वैज्ञानिक F.S. रोलैंड का ध्यान इस प्रश्न की ओर गया। देखो, ये पानी भी नहीं घुलते हैं, ये नष्ट भी नहीं होते हैं, ना इसका रंग है, ना उसका रूप है, ना ये क्या है, नष्ट होते हैं। इसी कारण हमने इसका उपयोग करना, दवाइयों में हो, कहीं पर भी हो, उपयोग करना चालू किया। लेकिन आगे चलकर इसके परिणाम किस प्रकार देखने को मिलेंगे, ये किसी ने सोचा था क्या, नहीं सोचा था। लेकिन रोलैंड ने इस बात का पता लगाया कि ये किस प्रकार घातक है। किसने, F.S. रोलैंड ने। अब देखो किस प्रकार की अवस्था बन गई थी। उन्होंने इस दिशा में लगातार कई वर्षों तक अनुसंधान किया। उनका शोध पत्र जब 1974 में नेचर नामक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हुआ तो पूरी दुनिया में एक हलचल सी मच गई थी।
अपने पत्र में रोलैंड ने निष्कर्ष दिया कि यौगिक धरती की ओजोन परत को नष्ट कर चुके हैं। शुरू में लोगों ने रोलैंड की बातों को कोई खास अहमियत नहीं दी। देखो, कुछ खास अहमियत दी थी क्या? नहीं दी थी। अब ऐसा महसूस होने लगा था कि इसके कारण क्या है, कई बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रोलैंड ने एक बात सही में कही थी कि क्या है, ओजोन का स्तर जो है इसके कारण क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ओजोन का विघटन हो रहा है, नष्ट हो रहा है, और हमें कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अब ब्रिटिश सर्वे टीम के कार्यों से रोलैंड की बात की पुष्टि बल्कि अध्ययन करके बताया गया कि दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में ओजोन की परत काफी झीज चुकी है और उसके कारण क्या हो सकता है, त्वचा के कैंसरों जैसी बीमारियां हो सकती है। इसी कारण क्या है, CFC को जल्द से जल्द रोक दिया जाए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। सृष्टि में अनेक बदलाव होने की आशंकाएं है। ऐसा क्या किसने कहा? रोलैंड ने कहा, और कई देशों के वैज्ञानिकों ने भी यही राय दी कि जल्द से जल्द CFC को बंद किया जाए, इस गैस को बंद किया जाए। अब ये सभी देशों ने उपयोग किया था, इसी कारण क्या हो गया, बहुत बड़ी समस्या आई हुई थी। और सबसे ज्यादा कौन सी समस्या आई थी कि जो विकसित देश है उन्होंने क्या सोचा था कि CFC जो है घातक नहीं है, ना इसका रंग है, ना रूप है, ना वो क्या है, नष्ट होता है। लेकिन ये क्या करता है, उसकी एक किरणें ओजोन के 1,00,000 किरणों को या उनके सूक्ष्म जंतुओं को समाप्त करने के लिए काफी है। ऐसा हुआ तो क्या होगा, जल्द से जल्द ओजोन का स्तर मिट जाएगा और क्या है, सूर्य की अति नील किरणें जो है धरती पर आएगी और क्या हो जाएगा, जीव जंतुओं को, इस पर्यावरण को क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। अब ये हमने देखा कि ओजोन स्तर किस प्रकार हमारे लिए उपयुक्त है, CFC क्या है, इसका शोध किसने लगाया, ये बाद में किस प्रकार हानि पहुंचाने लगी, और अब इसका उपयोग हमने करना बंद कर दिया है। सभी देशों ने, विकसित और अविकसित देशों ने इसका उपयोग करना बंद कर दिया है। देखो, और यहाँ पर हम रुक जाते हैं, जो शेष भाग रह गया है वो कर लेते हैं। धन्यवाद।